गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस स्पेशल लेक्चर में हम बात करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मृदा कोलाइड चैप्टर की। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आते हैं और इस जो भी हमारी ये क्लास होगी 25 मिनट या 30 मिनट की, मात्र 25 या 30 मिनट में ही हम पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकली और काफ़ी अच्छी आपकी क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अच्छी तरह से बेहतरीन तैयारी करके 12th एग्रीकल्चर में 95 प्लस मार्क्स लेना चाहते हो तो इसके लिए हमारा एक कोर्स चल रहा है 12th फाउंडेशन के नाम से। तो वो आप प्ले स्टोर से हिमायर ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आगे एग्जाम तक बहुत सारी क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरे चैप्टर का नाम क्या है, मेरे चैप्टर का नाम है मृदा कोलाइड। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कोलाइड के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे मृदा कोलाइड के बारे में। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है इस चैप्टर में, सबसे पहला वो क्या है, वो है कोलाइड। सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा कोलाइड के बारे में। ठीक है, कोलाइड, चलिए बहुत बारीकी से समझेंगे सारी चीजें। पहले हम कोलाइड शब्द की बात कर लेते हैं कुछ, क्योंकि हमें प्रश्न कोलाइड शब्द से पहले पूछे जाते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स कोलाइड शब्द की बात करूं तो ये शब्द किसने दिया, ये शब्द दिया आपका थॉमस ग्राहम ने। किसने दिया, थॉमस ग्राहम ने दिया। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फिर ध्यान रखना जो कोलाइड शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है हमारा कोला, कोला, कोला का मतलब होता है गोंद। क्या होता है, गोंद। और एक शब्द है हमारा ओइड्स। क्या है, ओइड्स। इस ओइड्स शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसा। यानी कोलाइड का अर्थ क्या होता है, कोलाइड का अर्थ होता है गोंद जैसा। यहां से हमें तीन प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, कोलाइड शब्द किसने दिया, थॉमस ग्राहम ने दिया। कोलाइड शब्द किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से बना है। कोलाइड शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो कोला प्लस ऑइड से मिलकर के बना हुआ है। एक प्रश्न में और पूछा जाता है कि कोलाइड विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, कोलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना थॉमस ग्राहम को क्या कहते हैं, कोलाइड रसायन का जनक कहते हैं। अब ये तो नामकरण की बात हो गई। अब हम जानते हैं कि कोलाइड होते क्या है। तो बेसिकली मैं आपको काफी अच्छी तरह से बता दूं, थॉमस ग्राहम ने क्या किया, जितने भी पदार्थ हैं हमारी प्रकृति में, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों को इसने किससे होकर के गुजारा, जंतु झिल्ली से होकर के गुजारा। इसने क्या किया, जो जंतु झिल्ली होती है, जंतु झिल्ली से होकर के सभी पदार्थों को इसने गुजारा। अब फिर इसने दो परिणाम प्राप्त किए, दो तरह के पदार्थ इसको प्राप्त हुए। दो तरह के पदार्थ कौन से प्राप्त हुए, एक तो ऐसे पदार्थ थे जो आसानी से विस्तृत हो गए। एक तो ऐसे पदार्थ से जो आसानी से विस्तृत हो गए, विस्तृत हो गए। आसानी से विस्तृत हो गए का मतलब है जंतु झिल्ली में से आसानी से गुजर गए। एक ऐसे पदार्थ से जो जंतु झिल्ली से आसानी से विस्तृत नहीं हुए, आसानी से विस्तृत नहीं हुए, विस्तृत नहीं हुए। अब समझ लो, यहां जो पदार्थ जंतु झिल्ली से आसानी से विस्तृत हो गए, उन पदार्थों को इसने क्या नाम दिया, इन पदार्थों को तो इसने कहा क्रिस्टलाभ। क्या कहा, क्रिस्टलाभ कहा। जो पदार्थ जंतु झिल्ली से आसानी से विस्तृत नहीं हुए, उनको इसने क्या कहा, उनको इसने कहा कोलाइड। क्या कहा, कोलाइड। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोलाइड किसे कहते हैं, तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से आसानी से विस्तृत नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। या मैं कह सकता हूं कि वे पदार्थ जिनको जंतु झिल्ली से आसानी से नहीं गुजारा जा सकता,
वो क्या कहलाते हैं, वो कोलाइड कहलाते हैं। और जो आसानी से गुजर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्रिस्टलाभ। तो थॉमस ग्राहम ने दो शब्द दे दिए, एक तो क्रिस्टलाभ और एक कौन सा, कोलाइड। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है मृदा कोलाइड। अब हम जानेंगे कि मृदा कोलाइड क्या है। हमने कोलाइड जान लिया, क्रिस्टलाभ जान लिया, लेकिन मृदा कोलाइड क्या है तो वो भी थोड़ा सा अलग है। अब मान लो मैं अगर बात किसकी करूं, मैं अगर बात करूं यहाँ मृदा कोलाइड, किसकी बात करूं कि मृदा कोलाइड क्या है। अब मृदा कोलाइड हम किसे कहते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी आपको एक बात ध्यान में रखनी है। मृदा कोलाइड बे मृदा कण होते हैं, यहां समझ सकते हो आप, बे मृदा कण, बे मृदा कण जिनका आकार, जिनका आकार, बे मृदा कण जिनका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, तथा कोलाइडी गुण दर्शाते हैं, तथा कोलाइडी गुण दर्शाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मृदा कोलाइड। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मृदा कोलाइड किसे कहते हैं, तो मृदा कोलाइड क्या होगा, वे मृदा कण जिनका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है और जो कोलाइडी गुण दर्शाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मृदा कोलाइड कहा जाता है। आपको 3 परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले कोलाइड किसे कहते हैं, दूसरा क्रिस्टलाभ किसे कहते हैं, तीसरा मृदा कोलाइड किसे कहते हैं। ठीक है, एक चीज और आपसे पूछी जाएगी, आपसे पूछेगा कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कोलाइडी कणों का आकार कितना होगा, 1 से लेकर के 100 मिली माइक्रोन। अगर आपको प्रश्न आए कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है तो 1 से लेकर के 100 मिली माइक्रोन होता है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट क्लियर हो गए, कोलाइड, क्रिस्टलाभ और मृदा कोलाइड। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलें। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पर प्रश्न पूछे जाते हैं कोलाइडी पदार्थों के गुणधर्म। अगला हमारा सवाल क्या है, अगला हमारा सवाल आएगा कोलाइडी पदार्थों के गुणधर्म। अब देखो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपका ध्यान रखना थोड़ा सा। पहले तो मैं किसके बारे में बात करूं, पहले मैं बात करूं कोलाइडी, कोलाइडी पदार्थों के गुणधर्म। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कोलाइडी पदार्थों के गुणधर्म और आपसे डायरेक्टली सवाल आएगा कि कोलाइडी पदार्थ कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। सवाल कैसे आएगा, कोलाइडी पदार्थ कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो हम गुणधर्मों की पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से गुणधर्म कोलाइडी पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कोलाइडी पदार्थ क्या दर्शाते हैं, विषमांगता। मैं अभी बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है, क्या होती है। एक तो विषमांगता दर्शाते हैं, दूसरी कोलाइडी पदार्थ क्या दर्शाते हैं, दूसरा ये दर्शाते विसरण। क्या दर्शाते हैं, विसरण। तीसरी मैं अगर बात करूं, तीसरी क्या है, तीसरी इनकी ब्राउनी गति, ब्राउनी गति। चौथी अगर मैं बात करूं, चौथा क्या है, चौथा है अपना टिंडल प्रभाव। क्या है, टिंडल प्रभाव। पांचवी में अगर बात करूं तो क्या है, विद्युत आवेश। क्या है, विद्युत आवेश। छठवीं में अगर बात करूं तो क्या है, अधिशोषण, अधिशोषण। और सातवीं में अगर बात करूं तो क्या है, अवक्षेपण। आप लोगों से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोलाइडी कण कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो कि कोलाइडी कण कौन कौन से गुण दर्शाएंगे, विषमांगता, विसरण, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, विद्युत आवेश, अधिशोषण और अवक्षेपण। ये सारे गुण कोलाइडी कण दर्शाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि विषमांगता क्या होती है, तो जनरली मैं आपको बता दूं जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण एक ऐसा विलयन बनाते हैं जिसमें से जो अवयव हैं उनको अलग करना आसान होता है। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, विषमांगी विलयन।
इसीलिए हम कहते हैं कि कोलाइडी कण क्या दर्शाते हैं, विषुमांगता। यानी मैं कह सकता हूं कि जो कोलाइडी कण है वो क्या बनाते हैं, वो विषुमांगी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विषुमांगी विलयन। कोलाइडी कण क्या बनाते हैं, विषुमांगी विलयन। विषुमांगी विलयन का मतलब होगा ऐसा विलयन जिसके अवयवों को अलग किया जा सकता है। जैसे मिट्टी और पानी का मिश्रण, मिट्टी और पानी का घोल बनाओ, उस घोल को 5 मिनट तक रख दो, उसके बाद 5 मिनट बाद पानी अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी, यानी उसको हम अलग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कोलाइडी कणों का जो विलयन होता है वो कैसा होता है, विषुमांगी होता है। दूसरा विसरण। विसरण की बात करूं तो मैंने अभी पढ़ा कि जो कोलाइडी कण है वो जंतु झिल्ली से, किससे, जो हमारी जंतु झिल्ली होती है, जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते, विसरित नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं। कोलाइडी कण जंतु झिल्ली में से बहुत धीरे धीरे गुजरते हैं या गुजरते ही नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं ब्राउनी गति, तो ब्राउनी गति क्या है, कोलाइडी कणों की विलयन में टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। इसका चित्र भी आपको पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा है ब्राउनी गति क्या है, तो ब्राउनी गति क्या होगी, कोलाइडी कणों की विलयन में टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। ये आपका ब्राउनी गति का चित्र हो गया। परिभाषा पूछेगा ब्राउनी गति किसे कहते हैं, तो आपको क्लियर होनी चाहिए, कोलाइडी कणों की विलयन में टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनी गति कहलाती है। वहीं अगर मैं बात करूं टिंडल प्रभाव क्या है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। टिंडल प्रभाव की अगर बात करूं तो जब हम अंधेरे कमरे में प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश के कारण कोलाइडी कणों का मार्ग चमकीला दिखाई देता है, इसे ही क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आपसे पूछेगा टिंडल प्रभाव क्या है, तो आप क्या लिखोगे, अंधेरे कमरे से प्रकाश गुजारने पर कोलाइडी कणों का मार्ग चमकीला दिखाई देता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं विद्युत आवेश, तो कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश पाया जाता है, ध्यान रखना, ऋणावेश पाया जाता है। आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जाएगा कि कोलाइडी कणों पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, तो ऋणावेश पाया जाता है। अधिशोषण क्या होगा, कोलाइडी कणों का किसी पदार्थ की सतह से चिपकना अधिशोषण, और अवक्षेपण क्या है, एक जगह एकत्रित होना अवक्षेपण है। इन दोनों के बारे में आपसे कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आपको या तो ब्राउनी गति पूछेगा, या टिंडल प्रभाव पूछेगा, या फिर विद्युत आवेश पूछेगा, बाकी कोई भी पॉइंट आपको नहीं पूछा जाएगा। या फिर आपसे डायरेक्टली सवाल करेगा कोलाइडी कण कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो बात हो गई कोलाइडी कणों की। एक प्रश्न आपको आता है कि मृदा कोलाइड कौन कौन से गुण दर्शाते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं मृदा कोलाइड, मृदा कोलाइड के गुणधर्म, मृदा कोलाइड के गुणधर्म। अब देखो दो तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न तो आपको कैसे पूछेगा, एक प्रश्न तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कोलाइडी कणों के गुणधर्म लिखिए, तो ये तो कोलाइडी कणों के गुणधर्म या विशेषता हो गई। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा कोलाइड के गुणधर्म लिखिए, तो मृदा कोलाइड के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, जनरली मैं आपको बता दूं मृदा कोलाइड के 4 गुणधर्म होते हैं। एक तो मैं अगर बात करूं तो ससंजन और आसंजन, ससंजन व आसंजन। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सुगठ्यता, और सुगठ्यता को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, उर्णी पिंडन, उर्णी पिंडन व विउर्णी पिंडन, उर्णी पिंडन व विउर्णी पिंडन, 3 हो गई। चौथा क्या होगा, चौथा होगा हमारा फैलाव व संकुचन, फैलाव व संकुचन। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मृदा कोलाइड कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो मृदा कोलाइड कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, ससंजन, आसंजन, सुगठिता, उर्णीपिंडन, विउर्णीपिंडन और फैलाव और संकुचन, ठीक है। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है ससंजन और आसंजन क्या है, तो समझ लेना, मैं एक ही शब्द में आपको बता दूं, समान अणुओं के मध्य आकर्षण क्या होगा, ससंजन, असमान अणुओं के मध्य आकर्षण क्या होगा, आसंजन। समान अणु जैसे जल और जल के अणुओं के मध्य आकर्षण क्या होगा, ससंजन, जल और मिट्टी के अणुओं के मध्य आकर्षण क्या होगा, आसंजन। यानी समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण ससंजन, असमान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण
आसंजन। सुगठिता क्या है? मिट्टी में दबाव लगाने पर मिट्टी की संरचना में परिवर्तन तथा दबाव हटाने पर संरचना का पुनः व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? सुगठिता कहलाती है। जैसे मान लो मैंने मिट्टी को दबाया, तब उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया, पुनः जब मैंने मिट्टी से दबाव हटाया तो संरचना पुनः वैसी की वैसी हो गई। ये गुणधर्म क्या कहलाएगा? ये गुणधर्म कहलाएगा आपका सुगठिता। उर्णी पिंडन व्यूणी पिंडन क्या है? मिट्टी का एकत्रित होकर के पिंड बनना उर्णी पिंडन, पिंड का बिखरना व्यूणी पिंडन है। फैलाव और संकुचन, जब हम चिकनी मिट्टी में पानी देते हैं तो पानी देने पर मिट्टी में क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। अगर जब मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है और मृदा के अंदर दरारें बन जाती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? फैलाव और संकुचन बोला जाता है। पानी देने पर मिट्टी के कण आपस में दूर दूर हो जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है? फैलाव। जल की कमी होने पर कण आपस में पास पास आ जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? संकुचन बोला जाता है। तो ये आपके दोनों पॉइंट हो गए, कोलाइडी पदार्थों के गुणधर्म और मृदा कोलाइड के गुणधर्म। अब मैं आगे चलूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, और अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, अब देखो अगला हमारा पॉइंट आता है कोलाइडी पदार्थों का वर्गीकरण। अगर मैं आपको प्रश्न पूछा जाए कि कोलाइडी पदार्थों के वर्गीकरण को लिखिए, तो आपको ये पूरा चार्ट बनाना है। जो भी मैंने चार्ट बनाया है ये पूरा चार्ट आपको बनाना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कोलाइडी पदार्थों के वर्गीकरण को लिखिए, अब आपसे प्रश्न केवल इतना सा पूछा जाए कि मृदा कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, या प्रश्न पूछा जाए कोलाइडी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका जवाब होगा 2 प्रकार के होंगे। एक तो मैं कहूं तो क्या होंगे? कार्बनिक कोलाइड, और एक क्या होंगे? एक होंगे हमारे अकार्बनिक कोलाइड। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। अब यहाँ थोड़ा सा ये मिसमैच हुआ है, ये वाला जो है ये तो क्या है? ये आपका अकार्बनिक कोलाइड है, ठीक है, ये तो अकार्बनिक कोलाइड है, और ये वाला जो है आपका, ये आपका कार्बनिक कोलाइड है, ठीक है। ये तो आपका कार्बनिक कोलाइड है और ये अकार्बनिक कोलाइड है, ठीक है। 2 प्रकार के होंगे, अकार्बनिक और कार्बनिक। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्बनिक कोलाइड कौन सा है, कार्बनिक कोलाइड कौन सा है, तो ध्यान रखना जो ह्यूमस है, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मृदा का कार्बनिक कोलाइड होता है। वहीं अगर मैं अकार्बनिक कोलाइड की बात करूं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो सिलिकेट के लिए और एक होता है आयरन एवं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि अकार्बनिक कोलाइड को कितने भागों में बांटा गया है, तो अकार्बनिक कोलाइड को 2 भागों में, सिलिकेट के लिए और आयरन एवं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगर मैं सिलिकेट के लिए की बात करूं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, केओनिलाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट। आप लोगों से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सिलिकेट के लिए है उसको कितने भागों में बांटा गया है, सिलिका कोलाइड को कितने भागों में बांटा गया है, तो सिलिका कोलाइड को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, केओनिलाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट, ठीक है। ये आपका वर्गीकरण हो गया। एक आपको प्रश्न और आता है, एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड में अंतर लिखिए, अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड में अंतर लिखिए। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको तो खनिज कोलाइड कहा जाता है। जो आपके अकार्बनिक कोलाइड होते हैं इनको खनिज कोलाइड कहा जाता है, और इनको क्या बोला जाएगा? इनको जैविक कोलाइड बोला जाएगा। इनको खनिज कोलाइड, इनको जैविक कोलाइड बोला जाता है। इनका जो निर्माण होता है वो सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन और पोटेशियम के द्वारा होता है। इनकी संरचना सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन और पोटेशियम के द्वारा बनती है। इनकी संरचना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनती है। इनकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो कम होती है, इनकी धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे केओनिलाइट है, मोंटमोरिलोनाइट है, इलाइट है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसका एग्जाम्पल है आपका ह्यूमस, ठीक है। तो ये आपका अंतर हो गया दोनों में। दोबारा से मैं अंतर बता दूं, ये क्या है? इन्हें खनिज कोलाइड भी कहा जाता है, इनको जैविक कोलाइड कहा जाता है। इनकी संरचना सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और पोटेशियम के द्वारा बनती है। इनकी संरचना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनती है। इनकी धनायन विनिमय क्षमता कम होगी, इनकी धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होगी। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? केओनिलाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ह्यूमस, ठीक है। 4 अंतर हो गए।
अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? अगला पॉइंट आता है हमारा स्टूडेंट्स सिलिका कोलाइड। क्या आता है? सिलिका कोलाइड। और सिलिका कोलाइड को हम क्या कहते हैं? खनिज कोलाइड कहते हैं। सिलिका कोलाइड को आगे 3 भागों में बांटा गया है। हमें जो प्रश्न आते हैं वो उन 3 भागों से ही पूछे जाते हैं। सिलिका कोलाइड के 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका केओनिलाइट है, एक मोंटमोरियनाइट है, एक आपका इलाइट है। अब हम इन तीनों को ही समझ लेते हैं, तीनों क्या है। जनरली में अगर बात करूं सबसे पहले किसके बारे में, केओनिलाइट, मोंटमोरियन, इलाइट, तीनों का हम अध्ययन पढ़ेंगे। केओनिलाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसके अंदर केओनिलाइट खनिज पाया जाता है। इसमें कौन सा खनिज होगा? इसमें आपका केओनिलाइट खनिज होगा। इसमें मोंटमोलियोनाइट खनिज होगा। इसमें खनिज कौन सा होगा? इलाइट होगा। दूसरा, केओनिलाइट की संरचना कैसी होती है? 1-1 टाइप होती है। बाकी दोनों की संरचना कैसी होगी? 2-1 टाइप और 2-1 टाइप होगी। इसकी 1-1 संरचना है तो इसमें एक एल्यूमिना होता है, एक सिलिका होता है। एक एल्यूमिना और एक सिलिका। इसकी 2-1 टाइप संरचना है तो इसमें एक एल्यूमिना होगा, 2 सिलिका होंगी। इसमें भी एक एल्यूमिना होगा, 2 सिलिका होंगी। आगे अगर बात करें इसका जो सूत्र होगा केओनिलाइट का, वो क्या होगा? होगा Al4Si4O10OH8। इसका सूत्र क्या होगा? Al4Si8O20OH4। ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र सेम होता है, दोनों का सूत्र सेम होगा, बस इसमें ये के जुड़ जाती है। या क्या जुड़ जाती है? के। तो इसमें यहाँ के जुड़ गई, KAl4Si4O10OH। इसका ये सूत्र हो गया। नेक्स्ट, इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी? षटकोणीय। कैसी होगी? षटकोणीय। इन दोनों की आकृति कैसी होगी? अनियमित। इन दोनों की आकृति अनियमित होगी। इसकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 9 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसकी धनायन विनिमय क्षमता 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसकी धनायन विनिमय क्षमता 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ये आपके तीनों हो गए, केओनिलाइट, मोंटमोरियनाइट और इलाइट। अब आपको प्रश्न कैसे आएगा? आपसे पूछेगा केओनिलाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आप कैसे लिखोगे केओनिलाइट में? आप लिखोगे इसमें केओनिलाइट खनिज पाया जाता है। इसकी संरचना 1-1 टाइप होती है। इसमें एक एल्यूमिना और एक सिलिका का कण होता है। इसका सामान्य सूत्र ये होता है। इसकी आकृति षटकोणीय होती है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता 9 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ऐसे ही अगर आपको मोंटमोरियनाइट पूछा जाए, आप बहुत आसानी से बता दोगे। इसमें मोंटमोलियोनाइट खनिज पाया जाता है। इसकी संरचना 2-1 टाइप होती है। इसमें एक एल्यूमिना और 2 सिलिका के अणु होते हैं। इसका सूत्र ये होता है, आकृति अनियमित होती है, धनायन विनिमय क्षमता 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। या फिर आपको प्रश्न पूछा जाए कि केओनिलाइट और मोंटमोलियोनाइट में अंतर लिखिए, तो आप अंतर भी लिख दोगे। इसमें केओनिलाइट खनिज, इसमें मोंटमोलियोनाइट खनिज। इसकी संरचना 1-1 टाइप, इसकी संरचना 2-1 टाइप। इसमें एक एल्यूमिना, एक सिलिका। इसमें एक एल्यूमिना, 2 सिलिका। इसका सूत्र ये, इसका सूत्र ये। इसकी आकृति षटकोणीय, इसकी आकृति अनियमित। इसकी धनायन विनिमय क्षमता 9 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसकी धनायन विनिमय क्षमता 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो आप आसानी से इन दोनों में क्या लिख दोगे? अंतर भी इन दोनों में लिख दोगे। ये आपका सिलिका कोलाइड भी हो गया फिनिश। अब आपको इस चैप्टर में और क्या पूछा जाता है तो मैं बेसिकली आपको बता दूं। आपका मेनली तो पूरा चैप्टर हो गया क्लियर। मेनली पूरा चैप्टर आपका क्लियर है। एक इनकी संरचना आप लोग किताब में देख लेना, तो संरचना आपको और पता चल जाएगी। बाकी आपको एक चीज और पूछी जाती है। अब पूछा क्या जाता है आपको जनरली, मैं आपको बता दूं। आपको प्रश्न क्या आता है? एक प्रश्न आता है आपको जनरली, आपसे अब प्रश्न पूछा जाएगा जो अकार्बनिक कोलाइड है, या मैं कहूं जो मृदा ह्यूमस है, मृदा ह्यूमस का महत्व। यानी क्या पूछा जाएगा आपसे इस चैप्टर में? आपसे पूछा जाएगा ह्यूमस का महत्व। जनरली मैं आपको बता देता हूं, जस्ट क्या आएगा आपको आएगा ह्यूमस का महत्व। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि मृदा में ह्यूमस का क्या महत्व है। इस चैप्टर में ये भी है आपके में। अब ह्यूमस के द्वारा क्या क्या होता है सभी को पता है। एक तो ह्यूमस से क्या होगा? मृदा उर्वरकता में वृद्धि होगी। क्या होगा? मृदा उर्वरकता में वृद्धि होगी। दूसरी अगर बात करें ह्यूमस से क्या होगा? मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी। क्या होगा? जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी।
तीसरी अगर मैं बात करूं ह्यूमस से क्या होगा, और क्या होता है ह्यूमस से? ह्यूमस से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होगा। क्या होगा? मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, भौतिक दशा में सुधार होगा। चौथा ह्यूमस से क्या होगा? चौथा ह्यूमस से मृदा के पीएच में परिवर्तन होगा। पीएच में क्या होगा? परिवर्तन होगा। पीएच में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। पांचवा ह्यूमस से क्या होगा? मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछेगा कि मृदा में ह्यूमस का क्या महत्व है, तो ये आपका क्या होगा? ह्यूमस का महत्व हो गया चारों। उर्वरकता वृद्धि होगी, जलदान क्षमता वृद्धि होगी, भौतिक दशा में सुधार होगा, पीएच में परिवर्तन होगा, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। एक आपको प्रश्न पूछा था मृतिका कोलाइड का क्या महत्व है? मृतिका कोलाइड, तो जो ह्यूमस का महत्व है वही आपका मृतिका कोलाइड का महत्व है। मृतिका कोलाइड का भी सेम महत्व है जो कि ह्यूमस का है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। एक शब्द आपको और पूछा जाता है इस पूरे चैप्टर में, वो शब्द क्या है? वो शब्द है आपका आयनिक प्रतिस्थापन। क्या है? एक शब्द है आपका आयनिक प्रतिस्थापन। आयनिक प्रतिस्थापन। अब आयनिक प्रतिस्थापन क्या होता है जनरली आपसे पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आयनिक प्रतिस्थापन क्या है। समान प्रकार के आयनों द्वारा क्या होगा? समान प्रकार के आयनों द्वारा धनायनों का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? आयनिक प्रतिस्थापन कहलाता है। आपको इस चैप्टर में आयनिक प्रतिस्थापन की परिभाषा और पूछी जाएगी बस केवल। क्या पूछेगा? आयनिक प्रतिस्थापन क्या है? तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। समान प्रकार के आयनों द्वारा धनायनों का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? आयनिक प्रतिस्थापन कहलाता है। बाकी आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया फिनिश। क्या क्या हमने पढ़ा इस चैप्टर में? कोलाइड किसे कहते हैं, कोलाइड का नामकरण कैसे हुआ, कोलाइड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कोलाइड रसायन का जनक कौन है, मृदा कोलाइड क्या है, मृदा कोलाइड को कितने भागों में बांटा गया है, मृदा कोलाइड कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करता है, मृतिका कोलाइड के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हमने पढ़े, मोंटमोलियोनाइट, इलाइट और केओनिलाइट। बाकी हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया? फिनिश हो गया। आपको जो भी एग्जाम में प्रश्न आएगा वो यहीं से पूछ लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो वाकई में तो आप वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना, और आगे आपको और भी बहुत सारी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आप ऑनलाइन कोर्स या नोट्स लेना चाह रहे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।